हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, फार्मूला टैब के अंतर्गत आज का हमारा जो फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं एफवी और एफवी शेड्यूल के बारे में। दोस्तों, ये जो दो फंक्शन आपको दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये एफवी और एफवी शेड्यूल, ये दो फंक्शन है दोस्तों। इसके बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि हमारा एक्सेल का कंप्लीट सीरीज चल रहा है और एक्सेल के अभी तक के जितने भी स्टेप हैं, जो भी ऑप्शन हैं, उन सब के बारे में हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के और पूरी वीडियो शेड्यूल से देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो हमारी फ्यूचर वैल्यू होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक्सेल ने दो फार्मूले दिए हैं, जिसका एक का नाम है एफवी और दूसरे का नाम है एफवी शेड्यूल। तो जैसा कि हम आपको अपने हर एक वीडियो में बताते हैं कि कोई भी फार्मूला यूज करने से पहले हम उसके बारे में थोड़ी डिटेल जानते हैं कि ये क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो पहले हम इनकी थ्योरी आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। तो चलिए, ये आपके सामने थ्योरी आ गई है, इसको थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एफवी और एफवी शेड्यूल दोनों ही फार्मूला भविष्य मूल्य यानी फ्यूचर वैल्यू की गणना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। ठीक है, एफवी और एफवी शेड्यूल जो दो फंक्शन एक्सेल में दिए गए हैं, उन दोनों फंक्शन का काम क्या होता है कि फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन जब दोनों ही फार्मूला फ्यूचर वैल्यू ही कैलकुलेट करेंगे तो फिर दो फार्मूला देने की क्या ज़रूरत थी, एक ही फार्मूले से काम हो जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ अंतर भी है। तो हम उनके अंतर को भी समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ये फार्मूले में क्या अंतर है और इनके काम करने का तरीका क्या है। तो चलिए, पहला हमारा जो फार्मूला है एफवी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू फार्मूला के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका उद्देश्य समझ लेते हैं कि इस एफवी फार्मूला का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफवी फार्मूला नियमित भुगतान के साथ एक निवेश का भविष्य मूल्य निकालता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने कहीं कोई बीमा वगैरह कराया है और आप उसमें नियमित रूप से, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, ठीक है, अगर आप उसमें नियमित रूप से एक फिक्स अमाउंट जमा करते हैं, 1000 रुपये महीना हो गया या कि 2000 रुपये महीना हो गया, जितना भी अमाउंट आप जमा करते हैं किसी बीमा में, तो जब आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट होगी तो भविष्य में आपको कितना पैसा मिलने वाला है, इसका कैलकुलेशन कौन करता है? एफवी फार्मूला करता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप नियमित भुगतान कर रहे हैं, नियमित भुगतान से हमारा तात्पर्य है कि वो आपका मंथली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और हाफ ईयरली भी हो सकता है। या तो आप महीना बाई महीना 1,000 रुपये या जितना भी पैसा जमा करते हैं वो हो सकता है, या तो आप तिमाही जमा करते हैं। पर जो भी आप जमा करते हैं वो नियमित रूप से करते हैं और एक फिक्स अमाउंट जमा करते हैं। अब वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, चाहे 500 रुपये महीना हो, चाहे 1000 रुपये हो, 2000 हो, कुछ भी हो। तो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट के कैलकुलेशन के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? एफवी फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, यह फार्मूला उन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है जहां नियमित समान भुगतान किए जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है नियमित और समान भुगतान। मतलब नियमित मतलब अगर आप तिमाही करते हैं तो हर 3 महीने में, और समान भुगतान का मतलब है कि एक बराबर अमाउंट आप जमा करते हैं। अगर आप 3000 रुपये तिमाही जमा करते हैं तो 3000 रुपये आप नियमित रूप से हर 3 महीने में जमा करते होंगे। ठीक है, और जब आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट होगी तो फिर आपको मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद टोटल कितना पैसा मिलेगा, इसका हिसाब लगाने के लिए ये एफवी फार्मूला
यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग इसका उद्देश्य तो समझ गए होंगे कि एफबी फार्मूला क्या काम करता है। अब इसके कुछ इनपुट्स के बारे में हम जान लेते हैं। इनपुट्स इन द सेंस होता है कि जब हम एफबी फार्मूला लिखेंगे तो उसमें कौन कौन से आर्गूमेंट पास करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले रेट आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो रेट है कितने % के दर से आपको मिलने वाला है, ब्याज की अवधि क्या है ना। और NPER मतलब नंबर ऑफ पीरियड, कुल अवधि की संख्या है ना, कि टोटल आपने कितने दिनों के लिए या कितने किस्तों में आप अपना पैसा जमा कर रहे हैं, टोटल कितने किस्त होंगे, नंबर ऑफ पीरियड। और PMT का मतलब होता है कि प्रत्येक अवधि में किया गया भुगतान, प्रत्येक अवधि में जो आप सामान भुगतान करते हैं वो पेमेंट आपने कितना किया है, ये PMT है। PV जो है तो वो प्रेजेंट वैल्यू होती है, यानी कि प्रारंभिक निवेश क्या है आपका। ठीक है, ये ऑप्शनल है, इसको आप लिखें तो भी ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है ना, नहीं लिखेंगे तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। और टाइप में क्या कि भुगतान अवधि का प्रकार, भुगतान अवधि का प्रकार से मतलब है कि 0 अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब अवधि के, जब आपकी अवधि ख़त्म होगी उसके अंत में कैलकुलेशन होगा, और यदि आप 1 लिखते हैं तो अवधि की शुरुआत में इसका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये है कि यदि आप प्रत्येक महीने 1000 रुपये का भुगतान करते हैं और मासिक ब्याज दर 5% है, यहाँ 5% है दोस्तों, ये 0.5 आप इसको मत समझिएगा, ये 5% है। ठीक है, ये 0.5 इसलिए लिख दिया गया था क्योंकि एक्सेल में % को डायरेक्ट रीड नहीं करता है, इसलिए उसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 0.05 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण दिया है कि यदि आप प्रत्येक महीने 1000 रुपये का भुगतान करते हैं और मासिक ब्याज दर 5% है तो 5 वर्षों में आपका भविष्य मूल्य निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज किया जाता है। समझ गए। अब यहाँ पे अमाउंट आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 1000 का हमने उदाहरण लिया है, आपका 1 लाख भी हो सकता है ना। जितना आप करना चाहें उतना, कि आप इतना अमाउंट हर महीने जमा कर रहे हैं और जिसकी ब्याज दर हम आपको बताई गई है कि 5% मिलेगी, 5% हमेशा मिलेगी, फिक्स है ना, उससे घटेगी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमको कैलकुलेट करना होता है तो हम एफबी फार्मूला का यूज करते हैं। अब इसके बारे में हम जान गए हैं, अब इसको थोड़ा सा हम चलिए एक्सेल में देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। ये देखिए हमारे पास अमाउंट है, ये एफबी फार्मूला के हमने फॉर्मेट बना रखा है। यहाँ पे देखिए आप, ये ईयर लिखा हुआ है कि ये पहला ईयर है, मतलब पहला साल, फिर दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल। ठीक है, रेट सबकी फिक्स है, जो ब्याज की दर है 5% ही है। ठीक है, अब पेमेंट जो है तो आप मंथली कर रहे हैं 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये आप मंथली कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका हिसाब होगा वो ईयरली में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ ये देखना चाहते हैं कि अगर हम 1,000 रुपये जमा करते हैं तो 5% की दर से 1 साल बाद हमको कितना ब्याज मिलेगा, फिर दूसरे साल बाद कितना ब्याज मिलेगा, तीसरे साल में कितना मिलेगा, चौथे में कितना मिलेगा और 5वें में कितना मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो एफबी फार्मूला और एफबी शेड्यूल फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट पर काम करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पर काम नहीं करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि जो आपका अमाउंट है, जितना भी आपने जमा किया है, उसमें जो ब्याज जुड़ेगी और ब्याज जुड़ने के बाद फिर अगले महीने का जो आपको ब्याज मिलेगा, तो पहले महीने का मूलधन प्लस ब्याज, इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर अगले महीने का ब्याज बनेगा। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देते हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं इसको कैलकुलेट करके कि अगर हम 1,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं और 12 महीने तक जमा किए, 12 महीने जमा किए मतलब टोटल कितना हुआ, 1 साल हुआ। अब 1 साल अगर हम 1,000 रुपये जमा करते हैं तो टोटल हमारा 12,000 होगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब हम 1 साल जमा कर देंगे
तो हमको कितना ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे हम लगाते हैं बराबर का निशान, FV फार्मूला लिखे, टैब किए। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है रेट क्या है आपका 5% है, ठीक है। अब इस 5% को चूँकि ये क्या कर रहा है कि अगर अभी हम निकाल रहे हैं तो हमको यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं 12 से, ठीक है। 12 से हम इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि हम एक साल में कितनी बार जमा कर रहे हैं, 12 बार जमा कर रहे हैं, क्योंकि 12 महीने के एक साल होता है। कॉमा नंबर ऑफ़ पीरियड्स क्या है, 1 है। अब ये 1 क्या है, अगर हम 1 सिर्फ इतना लिख देंगे तो ये इसको क्या मानेगा, 1 महीना भी मान सकता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको इंटू करेंगे 12 से, ठीक है। 12 से इंटू करेंगे तो 12 एकम 12 यानी 1 साल का निकालेगा। फिर कॉमा PMT, पेमेंट आप कितना कर रहे हैं, 1000 कर रहे हैं। इसको क्लिक कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इंटर बटन प्रेस करिए, ठीक है। ये देखिए जब आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि टोटल आपके पास कितना आ गया है। हम इसको थोड़ा सा या कॉमा हटा देते हैं। ये देखिए कि आपके पास टोटल कितनी वैल्यू आ गई है, 12,278 रुपये 86 पैसे, ठीक है। अब देखिए 1 साल में आपका मूलधन कितना जमा हुआ, 12,000 रुपये जमा हुआ, ठीक है। और आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 278 रुपया 86 पैसा आपको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से मान लीजिए कि आप और पूरे वर्ष का निकालना चाहते हैं। अब दूसरे वर्ष का आप निकालेंगे तो 2 साल बाद आपको कितना मिलेगा, तो 2 साल बाद आपको ये देखिए कितना मिल रहा है, 25,185 रुपया 92 पैसा। जबकि 2 साल में आपका जो मूलधन जमा हुआ वो कितना हुआ, 24,000 रुपये जमा हुआ है ना। तो अब आपको यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है, देखिए मतलब 1185 रुपये के समथिंग आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है। इसी तरह से इस फार्मूले को जो आप लास्ट तक ड्रैग करेंगे तो लास्ट में 5वें साल में जब 5वां साल आपका कंप्लीट होगा तो आपको टोटल कितने अमाउंट मिलने वाला है, 68,006 रुपये। देखिए 68,006 रुपया 8 पैसा, ठीक है। इतना पैसा आपको मिलने वाला है जब आप 1,000 रुपये महीना जमा करेंगे 5 साल तक और 5% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। अब देखिए अगर इसको आप मंथली कैलकुलेट करना चाहें तो हम यहाँ पे एक और सीट बनाए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने का इस तरह से फार्मूला है कि आपको जो पहले महीने, अगर आप महीना बाई महीना निकालना चाहते हैं तो ये देखिए आपको 4 रुपया 17 पैसे का ब्याज बनेगा 5% की दर से। और जो पहले महीने का आपका जो टोटल मूल्य बनेगा, जो फ्यूचर वैल्यू 1 महीने का, तो 1,000 तो आपने जमा किया है, 4 रुपया 17 पैसा इसमें ब्याज जुड़ जाएगा। तो दूसरे महीने के लिए मूलधन क्या हो जाएगा, 1,004 रुपया 17 पैसा। अब इसमें 5% लगेगा। ये देखिए जब इसमें 5% लगा है तो टोटल ब्याज कितना बना है, 8 रुपया 35 पैसा, ठीक है। और फिर इसमें हम किसको किसको जोड़ दिए हैं, ओपनिंग बैलेंस प्लस निवेश और लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, जो ब्याज आपको मिला है। तो इस तरह से आपका टोटल कितना हो गया है, 2,012 रुपया 52 पैसा, ठीक है। अब आप इसको इसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आप निकालेंगे तो लास्ट में आपको टोटल 60 महीने का मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि FB फार्मूला कैसे काम करता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा हम जान लेते हैं FB शेड्यूल के बारे में। तो इसको भी हम पहले इसकी थ्योरी जान लेते हैं कि FB शेड्यूल क्या काम करता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं FB शेड्यूल। FB शेड्यूल का फुल फॉर्म होता है फ्यूचर वैल्यू शेड्यूल्ड फार्मूला, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर वैल्यू शेड्यूल का क्या मतलब है कि यह फार्मूला एक प्रारंभिक निवेश का भविष्य मूल्य निकालता है जहां ब्याज दरें समय के साथ बदलती रहती हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रारंभिक निवेश। प्रारंभिक निवेश मतलब आपने एक बार इन्वेस्ट करना है। आप इसको ये समझ सकते हैं कि जो FD होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट, आपने एक बार फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। देखिए ये जो FB फार्मूला था इसमें क्या था कि नियमित भुगतान करना था, आपको हर महीने जमा करना था।
ठीक है। हर महीने जमा करने के बाद जो फ्यूचर वैल्यू निकलेगी, जो आपका मैच्योरिटी होगी टोटल, तो ये कैलकुलेट करेगा अगर आप नियमित देते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हैं, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें जो लगने वाला ब्याज है, तो टोटल आपको जब आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट होगी तो कितना मिलेगा, इसका कैलकुलेशन आप एफबी शेड्यूल फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। यह फार्मूला उन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है जहां ब्याज दरें समय के साथ बदलती रहती हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या अंतर मिल गया आपको। जो एफबी फार्मूला है उसमें नियमित भुगतान करना पड़ता है, लेकिन एफबी शेड्यूल में सिर्फ एक बार भुगतान करना पड़ता है जो एफडी के रूप में होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एफबी फार्मूला में जो ब्याज की दर है, ब्याज की जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो फिक्स रहती है। अगर 5% है, 10% है, जो भी है वो फिक्स रहेगी। लेकिन एफबी शेड्यूल फार्मूला में क्या होता है कि ब्याज की दरें जो है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो ये दो अंतर हो गए एफबी और एफबी शेड्यूल फार्मूला में। बाकी दोनों फार्मूला क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू ही निकालते हैं, लेकिन वो अलग अलग निवेश के अलग अलग हिसाब से फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जो ब्याज की दरें हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्याज की दरें समय के साथ बदलती रहती हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में ब्याज की दरें बदलती हैं, क्यों चेंज होती हैं, एक समान क्यों नहीं रहती हैं। तो इसका कुछ कारण है, ठीक है। अलग अलग ब्याज दरें निम्नलिखित परिस्थितियों में हो सकती हैं। जैसे पहली परिस्थिति क्या है कि आर्थिक परिस्थितियां बदलना। अब आर्थिक परिस्थिति बदलने से क्या तात्पर्य है कि देखिए कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, ठीक है, गिरावट आती है, मुद्रास्फीति होती है, या जीडीपी वृद्धि दर या बेरोजगारी दर में परिवर्तन होते हैं, तो केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति को समायोजित करते हैं। इसके कारण ब्याज दरें बदलती रहती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने जो एफडी किया हुआ है और आपके एफडी के दौरान आर्थिक परिस्थितियां बदल रही हैं, जैसे कि मान लीजिए जीडीपी में वृद्धि हो गई, या मान लीजिए कि उसमें कमी हो गई, या कि मुद्रास्फीति या बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हो गई, बढ़ गया या घट गया। तो इन सब का प्रभाव कहाँ पड़ता है, आर्थिक परिस्थितियों में पड़ता है। और जब मार्केट ही डाउन रहेगा, आर्थिक परिस्थिति ही बदलेगी, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो ब्याज मिलने वाला है एफडी का, तो वो उसमें बदलाव आएगा। क्यों आएगा भाई, आर्थिक परिस्थितियां बदल रही हैं तो देश की बदल रही हैं, तो उसके आपके एफडी से क्या तात्पर्य है, बिल्कुल तात्पर्य है दोस्तों। क्योंकि जब आप कोई भी अमाउंट अपना एफडी करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं किसी न किसी बैंक में, तो बैंक क्या करती है, उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती है, आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। और इन्वेस्ट करने के बाद उसमें से जिस कंपनी में या जिस भी प्रोजेक्ट में उसने इन्वेस्ट किया है, अगर प्रोजेक्ट अच्छा चल गया 1 साल 2 साल 3 साल तक, तो जिस हिसाब से उनका प्रोजेक्ट ग्रोथ कर गया, अगर अच्छा ग्रोथ किया तो आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और यदि कम ग्रोथ किया है तो आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कभी किसी साल अधिक अच्छा मिल जाए, किसी साल बहुत ख़राब मिल जाए, ठीक है। तो इन परिस्थितियों में जो एफडी का अमाउंट है वो उसका इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है। इसीलिए जब आप एफडी करते हैं तो आपको एक लमसम अमाउंट बताया जाता है कि 5 साल या 10 साल बाद आपको इतना अमाउंट मिल सकता है, ठीक है। ऐसा मिलेगा ही ये ज़रूरी नहीं है, लमसम अमाउंट बताया जाता है, ठीक है। दूसरा है इंटरेस्ट रेट चेंज होने का जो रीज़न है कि निवेश का प्रकार। अब देखिए निवेश का प्रकार में क्या है कि जैसे विभिन्न प्रकार के निवेश होते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी, दूसरा है म्यूचुअल फंड, बॉन्ड आदि, ठीक है। अलग अलग ब्याज दरें प्रदान करते हैं जो उनके जोखिम और प्रतिलाभ प्रोफाइल पर निर्भर करती है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके
टाइप पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का आपने इन्वेस्ट किया है। क्योंकि अगर आप एफडी किए हैं उसका इंटरेस्ट रेट आपको अलग मिलेगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, उसका इंटरेस्ट रेट आपको अलग मिलेगा, और यदि आप कोई बॉन्ड परचेज किए हैं उसका इंटरेस्ट रेट आपको अलग मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अधिक कम होने के चांसेस हैं। ठीक है। तीसरा है आपका ऋण की शर्तें, है ना, जो लोन लेते हैं उनके कंडीशन। अब अलग अलग ऋण शर्तें होती हैं, जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आदि विभिन्न ब्याज दरों पर मिलती हैं। ठीक है। ऋण की अवधि और उधारकर्ता की क्रेडिट योग्यता भी ब्याज दरों को प्रभावित करती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति ऋण लिया है ना, लोन लिया है। अब वो लोन किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे होम लोन हो गया, अगर घर बनवाने के लिए लिया है तो होम लोन लिया, कार खरीदने के लिए कार लोन, पर्सनल लोन, ठीक है, किसी भी प्रकार का लोन हो सकता है। ठीक है। तो इसका जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, तो उनमें इंटरेस्ट पर ही ये लोग देते हैं, क्योंकि बिना ब्याज के कौन देगा पैसा आपको। ठीक है। तो अब जितने अवधि के लिए आपने या जितने दिन के लिए आपने लोन लिया है, ठीक है, तो उतने दिन के दौरान अगर आपका कोई भी इंस्टॉलमेंट बाउंस नहीं हुआ है तब तो आपकी क्रेडिट अच्छी है। और अगर मान लीजिए कि अगर आपका इंस्टॉलमेंट बाउंस हुआ है और आपकी क्रेडिट अच्छी नहीं है, तो उसमें भी जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ सकता है। ठीक है। तो यहाँ भी इंटरेस्ट रेट घटने के जो चांसेस हैं, घटने या बढ़ने के, तो ये ये जो ऋण है, जो लोन है, उसके कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो ब्याज की दरें हैं, इंटरेस्ट रेट हैं, वो कब बढ़ती और घटती हैं। ठीक है। तो ये इतने प्रकार से हैं। अगला है आपका बाज़ार की परिस्थितियाँ। अब बाज़ार की परिस्थितियाँ भी डिपेंड करती हैं इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है। जैसे स्टॉक बाज़ार हो गया, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड बाज़ार और अन्य वित्तीय बाज़ार की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जो ब्याज दरों को प्रभावित करती हैं। जैसे अगर बॉन्ड की मांग बढ़ती है तो ब्याज दरें नीचे गिर जाती हैं। अगर बॉन्ड ज़्यादा बिक रहा है तो उसमें जो ब्याज मिलता है वो कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ की खपत बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की मांग बहुत ज़्यादा है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है। ठीक है। और यदि किसी प्रोडक्ट की मांग मार्केट में बहुत कम है तो उसका रेट भी बहुत कम हो जाता है। ठीक है। तो बाज़ार की परिस्थितियां भी ब्याज के दर पर निर्भर कर, ब्याज की परिस्थितियां जो है तो यही डिसाइड करती हैं कि ब्याज का जो दर है वो कितना होना चाहिए। अगर अच्छा बाज़ार चल रहा है तो कम आपको ब्याज दर मिलेगी। ठीक है। अगला है सरकारी नीतियाँ। अब देखिए, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन जो हैं कि सरकारी नीतियाँ और विनियम भी ब्याज दरों पर असर डालते हैं। उदाहरण के लिए कर नीतियाँ यानी टैक्स रूल, सब्सिडी या वित्तीय सुधार, ये जो कारण है ये भी गवर्नमेंट के जो रूल हैं इनका भी प्रभाव पड़ता है आपके इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है। अगला है समय अवधि। लंबी अवधि के निवेश और छोटी अवधि के निवेश की ब्याज दरें अलग होती हैं। ठीक है। आमतौर पर लंबी अवधि के निवेश उच्च ब्याज दरें प्रदान करते हैं, क्योंकि उनमें समय के साथ जोखिम बढ़ता है। ठीक है। अब देखिए, समय अवधि भी डिपेंड करती है, अगर आप कितने साल के लिए एफडी करा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि 2 एफडी कराए हैं, एक एफडी 5 साल का और एक एफडी 10 साल का करवाए हैं, तो 5 साल वाले एफडी में आपको ब्याज कम मिलेगा और जो 10 साल वाले एफडी है उसमें ब्याज दर अधिक मिलेगा। ठीक है। तो ये भी कारण होता है कि जो इंटरेस्ट के रेट में बदलाव होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतने ये 5-6 कारण हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं, पर ये मोस्ट कारण है जो कि ब्याज की दरें बदलने में ये सहायक होती हैं। ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर ये जैसे हमने आपको बताया था, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, होम लोन, है ना, ये सभी भी अलग अलग इंटरेस्ट रेट इनका होता है।
ठीक है। चलिए, तो हम निष्कर्ष पर ये पहुंचते हैं कि विभिन्न ब्याज दरें अलग अलग परिस्थितियों में देखने को मिलती हैं, जो आर्थिक परिस्थितियां, निवेश प्रकार, ऋण शर्तें, बाजार की परिस्थितियां, सरकारी नीतियां और समय अवधि के आधार पर भिन्न होती हैं। इन्हें समझना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने वित्तीय निर्णयों को अच्छी तरह से योजना बना सकें। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट रेट है तो इन सब पर डिपेंड करती है, इसलिए आपको ब्याज का जो रेट है तो कभी ज़्यादा मिल सकता है और कभी कम मिल सकता है। ये डिपेंड करता है इतने सारे नियमों पर, है ना। आर्थिक परिस्थिति, निवेश का प्रकार, ऋण शर्तें, बाजार की परिस्थितियां, सरकारी नीतियां और समय अवधि। ठीक है। चलिए, आई होप कि आप एफबी शेड्यूल में ये चीज़ें अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो एफबी शेड्यूल में जो इंटरेस्ट का रेट है वो अधिक कम क्यों होता रहता है। ठीक है। अब चलिए इसमें हम इनपुट्स देख लेते हैं। जैसे हमने एफबी में इनपुट देखे थे कि इसमें कितने इनपुट थे, रेट, एनपीआर, पीएमटी, एफबी और टाइप। लेकिन एफबी शेड्यूल में सिर्फ 2 इनपुट आपको मिलेंगे। देखिए, पहला है प्रिंसिपल यानी प्रारंभिक निवेश और दूसरा है शेड्यूल यानी होता है ब्याज दरों की सूची। ठीक है, ब्याज दरों की सूची की कितने % मिल रहा है। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि यदि आप 1000 रुपये का प्रारंभिक निवेश करते हैं, आप एक बार 1000 रुपये मान लीजिए कि आप एफडी कर दिए। ठीक है, और ब्याज की दरें क्रमशः 5%, 4%, 3%, 6% और 5% हैं, तो इनका आपको टोटल कितना मिलेगा यदि आप 5 साल के लिए करते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ष है, ईयर, यहाँ पे रेट है और जो कि अलग अलग है। ठीक है, पहले साल आपको 5% का ब्याज मिलेगा, दूसरे साल आपको 4% का, तीसरे साल 3% का, चौथे साल 6% का और 5वें साल 5% का ब्याज मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो पेमेंट है 1000, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप एक बार पैसा लगाएंगे, ठीक है, एफडी करेंगे, चाहे आप एफडी करें या बॉन्ड खरीदें, कुछ भी करें, है ना, चाहे म्यूचुअल फंड में लगाएं, चाहे जहाँ भी लगाएं। ठीक है, आपको पेमेंट 1000 एक बार ही करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 1000 ही करें, यहाँ वैल्यू चेंज भी हो सकती है, 1000 से 10,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है। हमने यहाँ पे एक छोटी वैल्यू लेके आपको समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि अगर हम 1000 रुपये एफडी करते हैं तो 5 साल बाद हमको कितना ब्याज मिलेगा, टोटल हमको कितना मूल्य मिलेगा 1000 जमा करने पर, जिसमें ब्याज की दरें बदल रही हैं। ठीक है भाई, पहले साल 5% मिल रहा, दूसरे साल 4%, तीसरे साल 3%, चौथे साल 6% और 5वें साल 5%। चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एफबी शेड्यूल। देखिए ये एफबी शेड्यूल आ गया। पहला पूछ रहा है हमसे प्रिंसिपल, ये लगा दिए हम कॉमा। अब शेड्यूल पूछ रहा है, शेड्यूल के लिए हम यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के पूरे सेल को सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये देखिए आपके पास क्या आ चुका है कि 1251 रुपया 86 पैसा आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आप यहाँ कुछ बदलाव करते हैं कि जैसे 2% हमको मिला तीसरे साल में, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी बदल जाएगी। अगर इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो भी इस तरह से बदल जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक अगर करना चाहें, इसको थोड़ा सा अगर हम क्रॉस चेक करना चाहें कि अगर ये 1251 रुपया 86 पैसा यहाँ पे आ रहा है, हम इसको देखना चाहते हैं क्या ये सही बता रहा है, तो हम आपको बता दें कि एफबी शेड्यूल में भी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ही कैलकुलेट होता है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने लिखा 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये लिखा, यहाँ पे कितना 5%। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे 1000 रुपये का 5% कितना होगा। ठीक है, तो ये इसको इंटू कर देंगे इसके साथ, तो कितना होगा 50 रुपये।
ठीक है। ये पहले साल का अमाउंट है, मतलब ये पहले साल हमको 1000 जब हम वो किए, अब क्योंकि एफडी है हमारा, तो एक साल में हमको इंटरेस्ट कितना मिला 5% की दर से 50 रुपये, ठीक है। अब चूँकि एफबी शेड्यूल कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉलो करता है, तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा इक्वल टू ये प्लस ये दोनों मिलके, अब अगले साल के लिए हमारा जो ब्याज बना है, ये टोटल जुड़ के हमारा ये अगले साल के लिए इसका भी ब्याज बनेगा। अब इसका ब्याज मिलने वाला है 4%, ठीक है, 4% मिलेगा। अब इसका हम 4% निकाल लेते हैं, तो इक्वल टू करते हैं इसका 4%, कितना हुआ 42 रुपये हो रहा है, ठीक है। फिर से हम इसको ऐड करेंगे, अब 1050 में 42 जुड़ेगा प्लस 42 कितना हुआ 1092 रुपये। अब इस 1092 रुपये में कितने % लग रहा है, 3 रुपये लग रहा है, 3 रुपये लग रहा है, वो सॉरी 3% का लग रहा है। अब इस 1092 का 3% हम निकालेंगे, तो फिर इक्वल टू लगाएंगे, इसको इनटू करेंगे इसके साथ और यहाँ पे इंटर करेंगे। देखिए 32 रुपया 76 पैसे मिल रहा है। अब यहाँ पे हम फिर से इस वाले अमाउंट को ऐड करेंगे इस वाले अमाउंट के साथ, तो टोटल हमारे पास ये आ जाएगा 1124 रुपये 76 पैसे। अब इसमें हम 6% का लगाएंगे, तो अब देखिए इसका 6% में कितना आता है, इसका हम 6% अगर निकालते हैं तो ये टोटल आ गया 67 रुपया 49 पैसा। अब ये फिर से हमारा जो अगला अमाउंट बनेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज का भी ब्याज मिलता है। अब यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 5%, देखिए 5% इसका ऑटोमेटिक निकल आया। अब अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं लास्ट में इसको प्लस ये अमाउंट, तो ये देखिए टोटल हमारे पास कितना आ गया 1251 रुपया 86 पैसा आया, जो कि हमारा ये इसके बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब कि जो एफबी शेड्यूल फार्मूला काम कर रहा है वो सही से काम कर रहा है ना। तो आई होप दोस्तों कि हम आपको समझा पाए होंगे कि एफबी और एफबी शेड्यूल फार्मूला क्या काम करता है और कैसे काम करता है, कहाँ पे यूज होता है, और इसका जो इंटरेस्ट है एफबी शेड्यूल का ये बढ़ता घटता क्यों रहता है, किस कंडीशन में बढ़ता है और किस कंडीशन में घटता है, ठीक है। और वो एफबी शेड्यूल कब लगाते हैं और एफबी कब लगाते हैं, इन दोनों फार्मूले को आप आई होप कि हम आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कहीं डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले फार्मूले एक नए फार्मूले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।